अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में पीर की रात और नवंबर की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और नवंबर की 4 तारीख है। नाजरीन, खबरें बहुत हैं। थोड़ा जिक्र पाकिस्तान का होगा। DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बिलावल भुट्टो का वो ट्वीट, और फिर उसके बाद कई खबरें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो इस वक्त हर तरफ से सुर्खियों में हो और मौजूद बहस भी हैं। थोड़ी बात उस पर भी होगी। और कुछ जिक्र थोड़ा जो अमेरिका में यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो मेयरल रेस हो रही है, उसके ऊपर जिक्र बात करेंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में, कल इस वक्त तक, जब इस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क शहर का नया मेयर मुंतखब हो चुका होगा। लेकिन खबर सिर्फ एक न्यूयॉर्क से नहीं है, बल्कि खबरें मिनियापोलिस, मिनेसोटा से भी हैं और न्यू जर्सी से भी हैं। उस पर बात करेंगे। और अमेरिका ही से एक और खबर के अंग्रेजी की, जो लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और जो ट्रकिंग के बिजनेस में है, यानी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको अब ट्रक चलाने से रोक दिया गया है। कितने लोगों को रोका गया है, कौन इससे मुतासिर हुए, उस पर भी बात होगी। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो ये है कि आइंदा 24 घंटों में न्यूयॉर्क अपना एक नया मेयर मुंतखब करेगा। याद रखिए कि न्यूयॉर्क एक शहर नहीं, बल्कि एक मुल्क के बराबर इसका बजट है। कोई 110 अरब डॉलर से ज्यादा का इसका बजट है। न्यूयॉर्क सिटी का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका जो बजट है, वो पाकिस्तान के दिफाई बजट से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। जबकि न्यूयॉर्क सिटी का जो एजुकेशन बजट है, वो कोई 20 अरब डॉलर है। तो यूं न्यूयॉर्क पूरा एक बुनियादी तौर पर, यहाँ पर जो भी मेयर बनता है, तो वो पूरी एक हुकूमत चलाता है। यहाँ पर दसियों डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चलाता है। और साथ फिर जाहिर है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, ताकत का मरकज है इस वक्त अमेरिका की। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो लीडर्स ऑफ द अपोजिशन है, दोनों का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है। और इसी तरह जो ममदानी ज़ाहिर न्यूयॉर्कर हैं, अमरीकी सदर न्यूयॉर्कर हैं। तो न्यूयॉर्क इस वक्त अमरीकी सियासत का महवर व मरकज है। इसीलिए यहाँ के मेयर के इंतखाब पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। एक वजह जाहिर है, या उसकी सबसे बड़ी वजह ज़ोहरान ममदानी है, जो कि इस वक्त फ्रंट रनर हैं। आखिरी खबरें आने तक उनको अपने मुखालिफिन पर कम अज़ कम 16 पॉइंट्स की सबकत हासिल है। और अगर उनके मुखालिफिन मिलकर भी उनके खिलाफ एक साथ होकर एक के हक में वोट डालें, तो फिर भी शायद वो ममदानी को कम अज कम, जो मैथमेटिकली लगता है कि शायद वो उनको हरा ना पाए। लेकिन सियासत है, लिहाजा हम इसके बारे में ये तो नहीं कह सकते कि वो जरूर जीतेंगे। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस बात के इम्कानात बहुत वाज़ेह हैं कि वो जीत जाएंगे। और यही वजह है कि शायद आज सदर ट्रंप भी न्यूयॉर्क की इस मेयरल रेस में कूद पड़े। वैसे सर ट्रंप इससे पहले भी न्यूयॉर्क की इस जो इंतखाबी दंगल है, इसके ऊपर गाहे बगाहे कमेंट कर चुके हैं, क्योंकि वो ममदानी के बहुत शदीद मुखालिफ हैं। और वो समझते हैं कि ये एक कम्युनिस्ट हैं, गर्चे ममदानी कहते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। लेकिन सर ट्रंप ने आज भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने आज एक, पहले तो कल रात को उन्होंने यहाँ पर एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ममदानी कम्युनिस्ट हैं, और अगर वो इलेक्ट हुए तो ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरी खबर होगी, और ये कि वो न्यूयॉर्क शहर के लिए जो वफाकी फंडिंग है, उसको वो कम कर देंगे, या शायद मुकम्मल तौर पर रोक दें। वाजे नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत वाजे इशारे दिए। जबकि आज उन्होंने फिर अपना जो उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ, वहां पर उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें कि उन्होंने न्यूयॉर्क के वोटर्स से कहा कि आप ममदानी को वोट ना दें, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट है, वो न्यूयॉर्क को तबाह कर देंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क के वोटरों को ये मशवरा दिया कि वो न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो को वोट दें। बावजूद इसके कि एंड्रियो कोमो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो बुनियादी तौर पर एज ए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फील्ड में आए थे, लेकिन प्राइमरीज में ममदानी ने उनको हराया। और उसके बाद फिर वो रेस से बाहर नहीं निकले, बल्कि एज इंडिपेंडेंट इस वक्त शामिल हैं। उनकी जो इंडोर्समेंट है, या उनकी जो इस वक्त मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, वो मौजूदा मेयर एरिक एडम्स कर रहे हैं। और याद रखिए कि ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, और इस रेस में रिपब्लिकन पार्टी का एक कैंडिडेट कर्टिस लाइवा मौजूद है। लेकिन सर ट्रंप ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और उसके बाद बहुत सारा सवालात ये उठाए जाने लगे कि क्या इसका फायदा एंड्रियो कोमो को ज्यादा होगा या ममदानी को। और ममदानी चूंकि शुरू से उनकी कैंपेन में, गर्चे बहुत सारे जो सियासत है, बयानबाजी तो होती है, तो उसमें उनका एक बयान बहुत ज्यादा चल रहा था काफी अरसे से कि कर्टिस लाइवा और एंड्रियो कोमो एक ही पेज पर हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं। और मुझे लगता है कि
सर ट्रम्प के इस बयान ने शायद कुछ लोगों को तो कन्विंस किया, स्पेशली रिपब्लिकन वोटरों को, जिसका नुकसान पेटिसलाइवा को होगा। लेकिन इसका शायद फायदा ज्यादा ममदानी को हो सकता है, क्योंकि अब ये साफ नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पर ममदानी इलेक्ट होते हैं, जिसके चांसेस बढ़ रहे हैं, तो जो न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया और वफाक के दरमियान शायद कन्फ्रंटेशन बढ़े। और क्योंकि सर ट्रम्प ने वादे इशारे दिए हैं कि वो इमदाद रोक देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बहस ये भी चल रही है कि ये जो मेयरल इलेक्शन है, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी, स्पेशली इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, उस पर भी ये एक रेफरेंडम है। इस किस्म की खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर चूंकि फ़लस्तीनियों के हक में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इसराइल की हामी है। तो अब देखते ये हैं कि किस तरीके से ये शहर के जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही आने वाले घंटों में इस्तेमाल करते हैं। जो ममदानी हैं, ये इनकी वालदा हिंदू हैं, इनके वालिद मुस्लिम हैं, ये खुद शिया मसलक को प्रैक्टिस करते हैं। और इनके जो जो लोग इनकी बहुत ज़्यादा मदद और आनत कर रहे हैं, उनमें रो खन्ना, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कैलिफोर्निया से रुकने कांग्रेस हैं, वो उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं इस वक्त। वो न्यूयॉर्क में उन्होंने उनके हक में यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी किए। मैं कमेंट्स देख रहा था, काफी सारे दोस्तों ने इस पर कमेंट भी किया। कुछ दोस्तों ने कहा कि ममदानी शायद एंटाई हिंदू हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो एंटाई हिंदू हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर उनको हिंदुओं की बहुत बड़ी, जो हिंदू वोटर है, बहुत बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है। वो टेम्पल्स जा रहे हैं, वहां पर उनको वेलकम किया जा रहा है। हाँ ठीक है कि एक आध जगहों पर वो लोग, स्पेशली जो कि बीजेपी के हामी हैं, वो शायद नाराज हुए हों, क्योंकि ममदानी जो है वो लगता है शायद जाहिरन कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, और उस हवाले से उनके कुछ नेगेटिव बयानात भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये बात की बात है, अभी 24 घंटों के दौरान ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर अगला मेयर कौन होगा, और ये कि इसका अमरीकी सियासत पर क्या असर होगा। इस पर बात करते रहेंगे। न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी के दरमियान दरिया हडसन बहता है, और दरिया हडसन के दूसरे किनारे पर जर्सी सिटी है, एक छोटा सा शहर न्यू जर्सी का। वहां पर भी एक इंतखाबी दंगल शुरू हुआ हुआ है। वहां पर भी एक मेयरल इलेक्शन हो रहा है, और उस मेयरल इलेक्शन में कोई 7 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें के मौजूदा मेयर भी शामिल हैं, और साथ ही एक साबिक गवर्नर भी शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के न्यूयॉर्क में एक साबिक गवर्नर मुकाबले में शामिल है, उसी तरह जर्सी सिटी के मेयरल रेस में भी यही हाल है। वहां पर एक 28 साल नौजवान, My name's जिसका Musab नाम Ali, and I'm running for मुसाब mayor here in the अली है, city to fight for the place ये that has given पाकिस्तानी me है। so much. ये कोई My 2000 parents साल, immigrated सन to the 2000 city में 25 इनके years ago वालिदैन in यहाँ मूव pursuit of हुए, American dreams. और यहाँ पर They fought, वो पले they बढ़े, obtained Union और यहाँ jobs. पर उनकी My mom तालीम became an हुई। educator in New York और City, मुसाब अली and my का बड़ा dad, इम्प्रेसिव a रिकॉर्ड है। member of the United एक तो States एक Senate. कैंसर सर्वाइवर They है, gave me and इनको my स्टेज siblings 4 a कैंसर safe था, work and a अल्लाह ताला ने इनको playground. शफा दी। और I उसके run बाद फिर because ये even though my पब्लिक family सर्विस में doesn't निकला make it है। possible today, ये I अटर्नी will हैं, fight to हार्वर्ड take लॉ every स्कूल से resident in the city ग्रेजुएट हैं, a लेकिन chance to इन्होंने achieve प्रैक्टिस their नहीं की। version of the American ये dream. 20 साल की उम्र में जर्सी सिटी के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मेंबर बने, और 3 साल में, यानी 23 साल की उम्र में, उसके सरबरा बन गए। बहुत ताकतवर पोजीशन होती है अमेरिका में, जहां पर भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, तो वहां तक पहुंचे। अब वो वहां के मेयरल रेस में है। ये तो वाजह नहीं कि वो ये जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनके जो वादे हैं वो ममदानी से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ममदानी वादा कर रहे हैं कि फ्री बसें होंगी न्यूयॉर्क शहर में, तो मुसाब भी वादा कर रहे हैं कि बसें फ्री होंगी वहां पर, और ये कि रिहाइश जो है उसको सस्ती बनाएंगे, जिस तरह यहाँ पर ये ऐलान किया हुआ है ममदानी ने। तो काफ़ी इनका जो एजेंडा है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है। और इनकी भी भरपूर हिमायत रो खन्ना, रशीदा तालिब, इल्हान उमर और दूसरे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े लीडरान हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, मुकम्मल उनकी हिमायत कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट श्योर कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन ये रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और रेस जो कि मिनेसोटा में हो रही है, वहां पर उनका जो शहर है मिनियापोलिस, उसके मेयर की रेस है। वहां पर भी एक 35 साल नौजवान, जिसका ताल्लुक सोमालिया से है, उसका नाम उमर फतेह है, या उमर फतेह। उमर फतेह जो है, ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मिनेसोटा की स्टेट सेनेट के रुकन हैं। ये 2020 में इलेक्ट हुए थे, 2022 में दोबारा इलेक्ट हुए, और इस वक्त वो मिनियापोलिस के मेयरल इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखते हैं कि वो वहां पर जीत पाते हैं कि नहीं। लेकिन उनकी भी वहां पर इल्हान उमर और बाकी जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े लीडरान हैं, उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। तो यूं अमेरिका में मुझे लगता है कि आने वाले चंद घंटों में काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और शायद
मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से भी ये एक डायरेक्शन तय करे जो कि अगले साल होंगे। और उसमें अमेरिका की कांग्रेस का मुकम्मल नक्शा, बल्कि अमेरिका का सियासी नक्शा बदल सकता है। तो देखते हैं कि कल क्या नतीजे आते हैं। एक और बड़ी खबर जो कि आज की नहीं है, लेकिन आज कई अखबारात की शेर सुर्खियों में है। और वो ये है कि अमेरिका में जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, शॉन डफी, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका ने कोई 7,248 ट्रक ड्राइवर्स को ट्रक चलाने से रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इस साल जून में सर ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बात यानी कंपलसरी करार दी थी कि जो लोग ट्रकिंग के बिजनेस में हैं, जो ट्रक्स चलाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको इंग्लिश आए। यानी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसको मीट करें, या ईएलपी के स्टैंडर्ड्स जो हैं उस पर उनकी इंग्लिश पूरी उतरती हो। तो ऐसे 7,248 ट्रक ड्राइवर्स जिनकी अंग्रेजी नहीं उनको आती थी या बहुत कमज़ोर थी, तो उनको ट्रक चलाने से रोक दिया गया है। अब उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें ड्राइवर्स की काफ़ी कमी आ गई है। और जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनका कहना है कि उन्होंने ये इकदाम इसलिए लिया है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उन तमाम एक्सीडेंट्स में भारत नजाद जो ड्राइवर्स थे वो शामिल थे बीच में, और उनको अंग्रेजी भी ज़्यादा नहीं आती थी। याद रखिए कि जो नॉर्थ अमेरिका पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन है, उसका कहना है कि अमेरिका में इस वक्त 1,30,000 से 1.5 लाख ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनका ताल्लुक भारत के दो सूबों पंजाब और हरियाणा से है। तो बहुत बड़ी तादाद है, और उनको ये खौफ है कि इसका इम्पैक्ट जो पंजाबी ड्राइवर्स हैं यहाँ पर उन पर इसका बहुत गहरा होगा। यकीनन ये बुरी खबर है उनके लिए, क्योंकि अब लोगों का माश इससे चल रहा है। अब चलते हैं आज की जो बहुत बड़ी खबर है, 27वीं आईनी तरमीम। ये खबर जिस तरह सबको मालूम है कि बिलावल भुट्टो के इस ट्वीट के बाद इस पर काफी बहस शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से और इनसे मुलाकात की, इनसे इनसे जो है कहा कि जी हम आपको हमारी हिमायत चाहिए, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हिमायत चाहिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए। ये वो तरमीम है जिसका जिक्र हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, और इस हवाले से हर किस्म की चमगोइयां हो रही थी, हर किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट के जरिए उसमें कुछ बड़े ब्रॉड इंडिकेशंस दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो जो प्रपोजल्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनाया जाना है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स का की तैनाती है, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से नए उसूल को तय करना है, साथ रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन और प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन को बुनियादी तौर पर बेसिकली खत्म करना है, क्योंकि अगर प्रोविंशियल शेयर्स खत्म होंगे तो नेशनल फाइनेंस कमीशन कहाँ रहा। और साथ ये कि कुछ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को वापस ले जाना मकसूद है, जिनमें एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग वगैरह शामिल हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ाया जाएगा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर जो हैं, जो काफ़ी सियासत में वो भी हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ उन्होंने पार्टी भी बनाई, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये 27वीं अमेंडमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद और कुछ नहीं है। इसका मकसद आर्टिकल 243 या 243 को तब्दील करना है, जिसका मकसद फौज के कंट्रोल को चेंज करना है। किसके हाथों में देना है यह भी वाजह है। इसके हवाले से अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिनमें के कुछ जो कि मैंने देखी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। याद रखिए कि ये हतमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चोर दरवाजे से जो आइन को तब्दील किया जाता है, ये भी किसी कू से कम नहीं है। याद रखिए कि ये किसी कू से कम नहीं है कि जब लोगों के मैंडेट के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। मेरी राय में पाकिस्तानी सियासत के दो बड़े किरदार नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर इस अमेंडमेंट के हक में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मरतबा फिर इस्तेमाल होते हैं, तो इनका नाम तारीख में एक स्याह धब्बे के तौर पर जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया, उसकी वजह यह है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, हम इसके बारे में फिलहाल ये तो नहीं कह सकते कि काला कानून है, क्योंकि कानूनी मुसवदा ही सामने नहीं है, तो लिहाजा उस पर तो राय देना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आ रही है उस पर जरूर हम राय दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो है जो कि इस वक्त हर तरफ सर्कुलेट कर रही है, फिर हमें उस पर उसकी अहमियत पर जरूर बात करनी चाहिए। तो एक तो उसमें जो मैंने देख रहा था कहीं पर कि डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस फेडरल सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि अगर सूबों को तोड़ना है, तकसीम करना है, तो ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा। और इसके जरिए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्जी से
जिस तरीके से पाकिस्तान के सूबों का नक्शा चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं। जहन में रेयर अर्थ मिनरल्स जरूर रखिएगा। जहन में पाकिस्तान के कुदरती वसाइल जरूर रखिएगा, जिनके बारे में पाकिस्तान के आईएसपीआर के डीजी कह चुके हैं कि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये उनके अल्फाज थे। चंद माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अदा किए थे। साथ ही एक और जो सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, उसको खत्म करने की बात है। अगर ये खत्म होता है तो बुनियादी तौर पर 18th अमेंडमेंट का जनाजा ये पार्टियां खुद निकालेंगी। वो पार्टियां जो कि हमेशा से इसका क्रेडिट लेती थी, ये इसका जनाजा खुद निकालेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनको खुद इक्तदार में रहना है। इनका यह ख्याल है कि शायद ये इस दुनिया में शायद 200 साल तक जिएंगे, इनको इस दुनिया से नहीं जाना। ये एक पूरी कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अगर ये इन्होंने ऐसा वाकई किया, अगर, मैं फिर एक मरतबा अगर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, तो जो मेरी राय है वो हतमी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगाही बहुत जरूरी है। एक और चीज जो कि जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से है, कि वो कहते हैं जी जुडिशरी को मजीद रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, जजेस की एज को बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसके बारे में अब कहा यह जा रहा है कि इससे डायरेक्ट जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है वो पाकिस्तान की जुडिशरी पर मजीद मजबूत हो जाएगा। और साथ जो सियासी पार्टियां हैं, सिविल सोसाइटी है, जाहिर है वो कमजोर होगी, क्योंकि जितने जितने आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं और सेंटर को मजबूत कर रहे हैं, तो इससे और कुछ नहीं होगा। एहसास महरूमी जो कि स्पेशली छोटे छोटे सूबों में है, और अगर आप सूबों को मजीद इनको डिवाइड कर देंगे तो वहां पर शायद मसाइल मजीद बढ़ें। और फिर साथ एक और ये कि जो 243 आर्टिकल 243 के तहत एक नए आईनी ऑफिस को बनाए जाने की जो खबरें हैं, जो बाज़गश्त है, ये भी मेरा ख्याल है किसी पागलपन से कम नहीं होगा। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अगर नया आईनी ओहदा बनता है, तो उसके तहत सबका ख्याल ये है कि शायद तमाम जो मिलिट्री में प्रमोशंस हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, वो डायरेक्ट एक नए ओहदे के हाथ में चली जाएंगी, जो कि शायद एक इन यूनिफॉर्म ऑफिसर चलाएगा। यानी सबका ख्याल यह है कि ये आसिम मुनीर साहब ही होंगे। तो ये अगर आप इनको यानी चंद अल्फाज में बयान करें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि मजीद कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सेंटर, फेडरल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल। दूसरा, जो अदलिया है उसको मजीद कमजोर करना। तीसरा, सूबों को खुडे लाइन लगाना। और चौथा, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना। वो अनडिक्लेयर्ड जो पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरशिप है, वो बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बन जाएगी, जिसको हमारी अदालतों में जो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वहां पर उनको बड़ी आसानी से डिफेंड भी किया जाएगा कि जी ये तो आइन में लिखा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में क्यों इतनी तेजी से आइन में चेंजेस भी होती हैं, क्योंकि आइन में तब्दीली कोई खालाजी का घर घर नहीं है पूरी दुनिया में। मैं देख रहा था कि एवरेज टाइम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कितना लगता है, क्योंकि अब तो खबरें आ रही हैं, कोई तारीखें दे रहे हैं कि जी इसी महीने में इसको पास करा ली जाएगा, पेश किया जाएगा, पास करा ली जाएगा, जैसा इससे पहले हुआ था। तो मैं वैसे एवरेज टाइम देख रहा था, तो अमेरिका, कनाडा, भारत, बर्तानिया, बांग्लादेश, कुछ ममालिक को मैं देख रहा था कि वहाँ पे क्या कितना टाइम लगता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मंजूर कराने में ऑन द एवरेज। तो अमेरिका में कुछ दिनों से 4 साल तक लगते हैं। कुछ दिनों से 4 साल तक एक आईनी तरमीम उसमें मंजूर होती है। अगर आप उसकी एवरेज डालें, क्योंकि अमेरिका की तो 2.5 साल तारीख है, तो अगर उसकी एवरेज निकालें तो कोई 9 महीने बनती है। बर्तानिया में 3 माह से 2 साल तक उनका भी लगता है टाइम। इसलिए उनका एवरेज टाइम अगर आप देखें तो वो 6 से 9 महीने में उनकी आईनी तरमीम होती है। कनाडा में 1 महीने से 6 महीने तक, एवरेज निकाले तो 3 महीने में वो एक आईनी तरमीम करते हैं। भारत में या तो उसी दिन होती है लेकिन उससे 6 महीने तक, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो भारत में भी 1 महीना लगता है एक आईनी तरमीम में। बांग्लादेश में कुछ दिनों से 2 माह के दरमियान में वहां पर भी आईनी तरमीम हो जाती है, लेकिन अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो 2 हफ्तों में वहां पर आईनी तरमीम होती है। और फिर आए आप पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1 दिन से लेकर 1 महीने तक आईनी तरमीम होती है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी तारीख का एवरेज निकालें तो तकरीबन 1 हफ्ते में हमारे यहाँ आइन तब्दील होता है। बावजूद उसके कि इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस मुबाहिसे के बगैर चंद एक या सिर्फ एक शख्स की खुशनुदी के लिए पूरा निजाम उसके सामने घुटने टेक देता है। हमारी वो सियासी क़यादत जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत के दावेदार और बहुत कदावर शख्सियात के तौर पर पेश करती है, वो बोने हैं, सियासी बोने। क्योंकि वो हमेशा से कंधा देते हैं जमहूरियत के कत्ल का। कत्ल का जो भी स्कीम आती है उसमें सबसे ज्यादा कंधा यही देते हैं, जो कि उसके बाद फिर दोबारा
हम सामने डेमोक्रेट्स बनकर आते हैं। लेकिन लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो। लेट्स होप कि पीपल्स पार्टी, जिसने कि 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा क्रेडिट लिया है, आई होप कि वो इसको खुद डिफेंड करेंगे। वरना ये किसको मुंह दिखाएंगे, आई एम नॉट श्योर। और फिर आखिर में डीजीआई एसपीआर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको मालूम है आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे जो डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वैसे तो वो होनी चाहिए दायरे के पाकिस्तान के दिफाई उमूर पर, और आज उन्होंने इस पर बात भी की। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया कि शायद भारतीय बहरिया के जानिब से उनको ज्यादा शक है कि वहां से कुछ मामलात बिगड़ सकते हैं, और कुछ हमले वगैरह हो सकते हैं, या कोई हमला वो खुद कराएं और फिर पाकिस्तान पर डालकर नई जंग शुरू कर दें, या फिर कुछ जमीनी भी हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये थ्री प्रॉन्ग वॉर्स होगी, क्योंकि वहां पे जो त्रिशूल ट्राई सर्विसेज जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। चले देख लेते हैं ये आईनी तरमीम जो आ रही है, इसमें फौज खुद ही पता लग जाए कि फौज कहाँ खड़ी है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ और कह रही हैं। और जनरल साहब खुद अगर कुरान पर हाथ रखकर कौम के सामने ये बता दें कि वाकई फौज का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो शायद एक आध बंदा उनकी बात पर यकीन भी कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि गजा की जो फोर्स है इसका फैसला जी पार्लियामेंट करेगी, हुकूमत करेगी, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौज के अंदर कोई अगर नया आईनी इदारा बनता है तो वो पार्लियामान का काम है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज उनके जो रवैया था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से, वो थोड़ा ज़रा नरम था। उन्होंने कहा कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं और हम उनके साथ वैसे ही ताल्लुक रखेंगे, तो लेट्स होप कि वो वैसे ही रखें। तो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें हैं और अवाम है, वो यकीनन अपनी हुकूमत से ये हिसाब जरूर मांगेंगे कि आखिर आप ये जो आईनी तरामीम कर रहे हैं, इनकी जरूरत क्या है, यानी क्यों कर रहे हैं, वजह वजह क्या है, इनकी जरूरत क्यों पेश आई। क्योंकि पाकिस्तान को तो इस वक्त जिन चीज़ों की जरूरत है वो तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको, उससे उनका ताल्लुक होना चाहिए। तो ये नए आईनी इदारे कायम करके आप पाकिस्तान को कैसे मजबूत करेंगे, सूबों को कमजोर करके सेंटर को मजबूत करके आप पाकिस्तान को कैसे मजबूत करेंगे, बड़े सवालात हैं। अगर इनका जवाब आपके पास हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँ कि मैं उनका जवाब भी दूं। जाने से पहले आपसे एक मतलब दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।